अपना काम कर रहा हूँ और गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अभी कुछ नई इन्फॉर्मेशन आई थी थोड़े दिन पहले। जी। और मुझे मेरे कुछ दोस्तों ने बताया कि सर हमारे ऊपर बहुत दबाव है कि आपको अब पकड़ना है और गिरफ्तार करना है। तो मैंने बोला जी कौन से मुकदमे में गिरफ्तार करना है, मेरे पास तो जमानत है। हम्म। उन्होंने कहा जी आपके पास 10 जमानतें भी होंगी तो 11वें मुकदमे में आपको गिरफ्तार करेंगे। आपके पास 11 जमानतें होंगी तो 12वें में आपको गिरफ्तार करेंगे। और मुमकिन है कि हम आपको गिरफ्तार करें और मुमकिन है हमसे आपको कोई और ले जाए। ये मुझे आज भी उसके जुमले याद है। मेरी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, सर पे बोरा चढ़ा हुआ था, हाथ मेरे कुर्सी के पीछे बंधे हुए थे। नवाज शरीफ के बारे में एक ऑफिसर ने कहा कि क्यों ना हम नवाज शरीफ को सैल्यूट करें। हम क्यों ना नवाज शरीफ को सैल्यूट करें, उसने इस मुल्क की खातिर कुर्बानी दी और उसने बार बार इस मुल्क की खातिर कुर्बानी दी। एक ऑफिसर आया मेरे पास, उसने मुझे कहा, मैं अब उसका नाम भी जानता हूं, मुझे पता है वो कौन है। दिन ना उन्होंने कहा था हारून रशीद साहब ने कि कलेजा चबाने वाली औरत वक्त साबित कर रहा है, और मरियम नवाज ने खुद साबित किया कि हारून रशीद साहब ने उनके बारे में जो कहा वो बहुत सोच समझ के कहा। और शायद हारून रशीद साहब इस खातून को मेरे से ज्यादा बेहतर जानते थे। इसके अलावा मियां नवाज शरीफ साहब जब वॉशरूम यूज करते हैं तो उनको, अब ये बात कहने में अजीब लगेगी शायद आपको, लेकिन एक रियलिटी है तो मैं आज आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा जी मियां नवाज शरीफ साहब को लंबा मुस्लिम शावर चाहिए होता है। लंबा, अच्छा। यानी नॉर्मली मुस्लिम शावर की एक लंबाई होती है ना, 1 फुट का वो होता है। नॉर्मली उसी को इस्तेमाल करते हैं सब लोग। तो मियां साहब का कोई तरीका इस्तेमाल ऐसा होगा कि उनको लंबा मुस्लिम शावर चाहिए होता है। तो मियां साहब के लिए तो इतनी कोशिश की है इस निजाम ने कि उन्हें मुस्लिम शावर की पहुंच में कोई दिक्कत ना हो और जैसा वो चाहते हैं वैसा उनको मिले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं। सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। पाकिस्तानी सहाफत के सूरज जनाब बनकर इमरान रियाज खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सराब भाई, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। क्या हाल चाल है सर? क्या रूटीन है वैसे आजकल व्लॉग्स के अलावा? वीलॉग्स के अलावा सिर्फ ये कोशिश कर रहा हूँ कि गिरफ्तारी ना हो जाए, और इसके अलावा कुछ खास नहीं कर रहा। अपना काम कर रहा हूँ और गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अभी कुछ नई इन्फॉर्मेशन आई थी थोड़े दिन पहले। जी। और मुझे मेरे कुछ दोस्तों ने बताया कि सर हमारे ऊपर बहुत दबाव है कि आपको अब पकड़ना है और गिरफ्तार करना है। तो मैंने बोला जी कौन से मुकदमे में गिरफ्तार करना है, मेरे पास तो जमानत है। हम्म। उन्होंने कहा जी आपके पास 10 जमानतें भी होंगी तो 11वें मुकदमे में आपको गिरफ्तार करेंगे। आपके पास 11 जमानतें होंगी तो 12वें में आपको गिरफ्तार करेंगे। और मुमकिन है कि हम आपको गिरफ्तार करें और मुमकिन है हमसे आपको कोई और ले जाए, जैसे पहले ले गया था। तो अभी आप थोड़ा अवॉइड कर लें, जब तक थोड़ा सा निजाम को होश नहीं आ जाता, ये अपनी मदहोशी से बाहर नहीं आ जाते, तब तक आप जरा थोड़ा सा एहतियात कर लें, अपने आप को बचा लें, क्योंकि ये पागल हो चुके हैं ऑलमोस्ट। इमरान साहब, व्हाट्स रॉन्ग विद देम सर? व्हाट्स रॉन्ग? ये मसला क्या है आपके साथ? इतनी इस हद तक ये तो दुश्मनी पर उतर आए। देखिए मामला ये है कि उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही कि कोई और भी ठीक हो सकता है, किसी और का नुक्ता नजर भी ठीक हो सकता है। अवाम किसी और से भी प्यार कर सकते हैं, लोग किसी और को भी वोट डाल सकते हैं। यानी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का ये एक प्रॉब्लम है, ये उनको दूसरी दफा फेस करना पड़ा इस मुल्क में। पहले एक आदमी था, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। जी। वो इस एस्टेब्लिशमेंट से बहुत ताकतवर था, फिर आपने देखा कि एस्टेब्लिशमेंट ने उसको कबूल नहीं किया। हम्म। फिर लियाकत अली खान जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से ताकतवर हो गए, फिर वो भी काबिल कबूल नहीं रहे। फिर एक वक्त आया जब पाकिस्तान दो लख्त हो गया, और वो भी एस्टेब्लिशमेंट की जिद की वजह से हुआ था। उस दौर की एस्टेब्लिशमेंट जो है वो यहाँ पे एक हुकूमत बनाना चाहती थी और वहां वालों को हक नहीं देना चाहती थी। बतौर ताकत करने की कोशिश की सियासतदानों ने और एस्टेब्लिशमेंट के गठजोड़ ने, तो नुकसान आपके सामने है। इसके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो होने लगा एक दौर में कि ये एस्टेब्लिशमेंट से ज्यादा ताकतवर और बड़ा होता जा रहा है, तो उसको भी छोटा कर दिया गया, यानी कत्ल कर दिया गया। अभी एक मरतबा फिर ये प्रॉब्लम सामने आई है। ये मामला नवाज शरीफ के साथ भी हुआ था 97 में, जब नवाज शरीफ को 2/3 अक्सरियत दिलवाई गई तो एस्टेब्लिशमेंट को लगा कि 2/3 अक्सरियत जो है वो हमने दिलवाई है तो ये हमारे पपेट की तरह काम करेगा। लेकिन मियां नवाज शरीफ ने उस दौर में उसको ये महसूस होना शुरू हो गया, लोग तारीफें बहुत करते हैं ना, मियां साहब 2/3 अक्सरियत पाग लगे रहन। तो लोगों ने इतनी तारीफें की, इतने सारे मरासी थे मियां साहब के आसपास, उनमें बहुत सारे मरासी आज भी मियां साहब के आसपास हैं। तो उन मरासियों ने मियां साहब की इतनी तारीफ की, इतनी तारीफ की कि मियां साहब को लगा कि शायद वाकई अवाम ने उन्हें 2/3 अक्सरियत दिलाई है। तो मियां साहब ने अपने आप को फिर एस्टेब्लिशमेंट के मुकाबले में ताकतवर समझ लिया, तो मियां साहब भी फारिग हो गए। अब पाकिस्तान के अवाम एक नए आदमी के साथ खड़े हैं, इमरान खान, जो उसका नाम लेता है, जो उसकी खबर देता है, जो उसके बारे में बात करता है, ये एस्टेब्लिशमेंट ऑटोमेटिकली उसकी दुश्मन हो जाती है। ये लड़ाई इस वक्त याद रखिएगा तो पीडीएम की जमातों की
नवाज शरीफ की, आसिफ अली जरदारी की इमरान खान के साथ नहीं है। ये अब इमरान खान के सामने कुछ नहीं बेचते। ये इमरान खान का नाम लेकर अपनी सियासत जिंदा रखने की कोशिश करते हैं। इन्हें सबको अपनी औकात पता चल गई है। एक्चुअल जो इस वक्त लड़ाई है वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के बीच में है। एस्टेब्लिशमेंट हमेशा की तरह आज भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि उनके अलावा कोई और मजबूत हो सकता है, ताकतवर हो सकता है, समझदार हो सकता है, अवाम की नजरों में हीरो हो सकता है। ये सारी चीजें उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। वो सिर्फ अपने आप को हीरो के तौर पे देखते हैं। अब जो आदमी भी ये बात करता है या हकीकत सामने रखता है, वो उनके टारगेट पे आ जाता है, निशाने पे आ जाता है। मेरा प्रॉब्लम ये है कि यानी जब मैं हिरासत में था इदारों की, तो मैं एक बात उनसे पूछता था। मैं ये कहता था यार मुझे ही क्यों पकड़ लिया है? बातें तो बाकी सहाफी भी करते हैं, बाकी जर्नलिस्ट भी कोई ना कोई बात कर रहे होते हैं। तो उन्होंने कहा यार बाकियों को हम टैकल कर लेते हैं, किसी को हम गद्दार डिक्लेयर कर देते हैं, किसी को हम करप्ट डिक्लेयर कर देते हैं, किसी के हमारे पास कोई और एंगल्स होते हैं, तो तुम्हारे बारे में हमारे पास है कुछ नहीं। तो मैंने अच्छा। कहा जी मुझे छोड़ दें आप, मैं अपनी पॉलिसी में नरमी पैदा करने की कोशिश करूंगा। मैंने ये बात कही थी। यानी जी। मैं कोई लोहे का बना हुआ आदमी थोड़ी हूँ, ऐसा ही गोश्त का बना हुआ आदमी हूँ। गोश्त के ऊपर आप डंडे से मारेंगे या किसी छांटे से मारेंगे या चमड़े से मारेंगे तो गोश्त के ऊपर दर्द होती है, और वो दर्द आपके यहाँ दिमाग तक जाती है। तो मैं कहता था कि जी ठीक है, मैं नरमी पैदा करने की कोशिश करूंगा, मुझे घर जाने दें। तो मुझे उन्होंने, एक दो लोगों ने बड़ा क्लियरली ये कहा कि तुम्हारा इम्पैक्ट हमें डैमेज करता है, तुम जो बात करते हो लोगों को उस पर यकीन आ जाता है। ये अब अल्लाह रब्बुल इज्जत की मेहरबानी है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो अभी तक वही सिलसिला चल रहा है। यानी मुझे बार बार कहा जाता है, मैं कैद में था तो मुझे कहते थे कि नवाज शरीफ को अगर आप सपोर्ट कर दें, यानी एक ऑफिसर आए, उन्होंने मुझे ये जुमला कहा था कि आप ये बताएं कि दुश्मन को दोस्त कैसे बनाते हैं। मैंने कहा जी दुश्मन कौन है? कहते नहीं, दुश्मन को दोस्त बनाने का सादा फॉर्मूला ये है कि आप दुश्मन के दोस्त को दोस्त बना लें और दुश्मन के दुश्मन को दुश्मन बना लें। ये मुझे आज भी उसके जुमले याद हैं। मेरी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, सर पे बोरा चढ़ा हुआ था, हाथ मेरे कुर्सी के पीछे बंधे हुए थे। तो मैंने फिर पूछा, मैंने कहा मेरा कौन दुश्मन है? मैंने कहा मैं तो अपना काम कर रहा हूं, मेरा तो कोई दुश्मन नहीं। तो फिर उसने कहा छोड़ो, दफा करो, तुम्हें नहीं समझ आएगी। तो ये बात मुझे अच्छी तरह पता था वो मुझे क्या कहना चाह रहा था। फिर मुझे नवाज शरीफ के बारे में एक ऑफिसर ने कहा कि क्यों ना हम नवाज शरीफ को सल्यूट करें, हम क्यों ना नवाज शरीफ को सल्यूट करें, उसने इस मुल्क की खातिर कुर्बानी दी और उसने बार बार इस मुल्क की खातिर कुर्बानी दी। एक ऑफिसर आया मेरे पास, उसने मुझे कहा, मैं अब उसका नाम भी जानता हूं, मुझे पता है वो कौन है और उसका क्या मफाद था नवाज शरीफ के साथ, ये भी मुझे अब पता चल गया है। तो जब उसने मुझे ये कहा तो मैंने कहा जी आप करें नवाज शरीफ को सल्यूट, आप डिजर्व करते हैं। तो इस बात पे भी उसे गुस्सा चढ़ा कि ये तुम क्या कह रहे हो। मैंने कहा जी आप सल्यूट करना चाहते हैं आप करें, आप डिजर्व करते हैं कि आप नवाज शरीफ को सल्यूट करें, जितनी आपकी सोच है इस हिसाब से। बहरहाल मियां नवाज शरीफ के लिए वो सपोर्ट मांगते थे, मैं नहीं दे रहा था। मैं ये कहता था अपने बारे में आप बात कर ले मेरे साथ कि आपको प्रॉब्लम कहां पे है, जी। इस इदारे को कहां पे मसला है, वो मेरे साथ बात कर ले। लेकिन अभी मुझे ये समझ नहीं आती कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग और भी कर रहे हैं। जितनी बात मैं करता हूं उसी तरह बाकी लोग भी बात कर रहे हैं। मैं जरा आम आदमी को समझाने की आम लफ्जों में कोशिश करता हूं कि सबको समझ आए सारी बातें। तो मुझे नहीं समझ आती कि इमरान चक्कर क्या है। साहब, थोड़े दिन पहले मेरे ऊपर नया मुकदमा बना दिया, फिर एक और मुकदमा बना दिया। हालांकि अभी पीएमएलएन के मीडिया सेल ने मेरी ट्वीट में तरमीम की है। अच्छा। यानी तरमीम आप कर सकते हैं, आईनी तरमीम आप कर सकते हैं, बाकी तरमीम तो मैंने सुनी थी, मेरी ट्वीट के अंदर तरमीम कर दिया। मैंने एक ट्वीट किया दो जुमलों का, और उसके अंदर एक जुमले में तरमीम करके उसको पीएमएलएन ने अपने सोशल मीडिया से वायरल किया और उसकी बुनियाद के ऊपर मेरे पे एफआईए में केस बनाया। अब वो एफआईए वाले दोस्त ने फोन किया, उसने कहा सर ये तो देखे ना इमरान भाई, असल ट्वीट कोई और है और ये वाली ट्वीट कोई और है। ये अब एफआईए का ऑफिसर मुझे कह रहा है कि ये आपकी असल ट्वीट है और ये है। मैंने कहा फिर तुम एफआईआर क्यों दे रहे हो? कहते जी हमारे सर के ऊपर डंडा रखा हुआ है, हमारे गर्दन पे घुटना रखा हुआ है कि तुमने ये जाली वाली के ऊपर जो है वो एफआईआर देनी है। तो ऐसे में अब जहां रूल ऑफ लॉ ही नहीं है, इंसाफ और कानून ही नहीं है इस मुल्क में, और ये जो पैटर्न सेट कर रहे हैं, तो इसके बाद मुझे लगता है कि अपने आप को महफूज रखना जरूरी है। इमरान साहब, इसी तरह का तरीकाकार अयाज अमीर साहब के साथ भी किया जा रहा है। वो कह रहे हैं मेरा अकाउंट ही नहीं है जिससे ट्वीट हुआ है, वो जाली अकाउंट है। सर ये बताएं, आपने ये बताया था कि आपको किसी शख्स ने वहां पर आकर ये कहा कि चूंकि हमारा बंदा आने वाला है, यानी
कादी फाइजा साहब आने वाले थे, तो जब तक वो आने चाहते आप निकले। अब सर चेंज है, अब बड़ा ऊपर जज आया हुआ है, जालिमो वो कादी चला गया है, अब जस्टिस यहिया खान है। अगर इस तरह की हरकत फिर आपके साथ की जाती है, व्हाट्स योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम जस्टिस यहिया आफरीदी एंड सुप्रीम कोर्ट? मैं इस अदलिया से कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकता, क्योंकि मुझे अभी तक इंसाफ नहीं मिला। जब मुझे मेरे पुराने केस में इंसाफ मिल जाएगा तो फिर मैं ये सोचूंगा कि आइंदा मेरे साथ ज्यादती नहीं होगी। अहमद मीर को आज तक इंसाफ नहीं मिला, मुझे आज तक इंसाफ नहीं मिला, अरशद शरीफ को आज तक इंसाफ नहीं मिला। भाई मैं, मेरे साथ तो चले छोड़े आप, जस्टिस याहिया अफरीदी कल सुन लेना शहीद अरशद शरीफ का केस, उनकी वालदा ने जो कहा उसके मुताबिक एफआईआर दर्ज कर दें, तो फिर हमें एतबार आएगा कि वाकई पाकिस्तान की अदलिया जो है वो ठीक हो गई है। थोड़े दिन पहले आपको याद होगा जब जस्टिस आलिया नीलम आई थी, जी जी जी। तो सब लोगों ने उनकी बहुत तारीफ की थी कि बड़ा अच्छा काम करेंगी, बड़ी जबरदस्त खातून है। और उन्होंने एक दो इकदाम उठाए तो सबको लगा कि नहीं, ये तो नून लीग को मायूसी होगी और ये खातून तो इंसाफ और कानून के मुताबिक चलेंगी। लेकिन फिर हमने देखा कि उन्होंने पूरा का पूरा जो निजाम इंसाफ है पंजाब का, वो नून लीग के सामने एक तरह का गिरवी रखा हुआ है, और वो जो चाहते हैं वैसे चीजें होती हैं। और जिस तरह से रिटायर्ड जज आ गए ट्रिब्यूनल्स के अंदर, सर्विंग जजेस के ऊपर जिस तरह से उनकी तौहीन की गई, ये सारा कुछ इसी दौर में हुआ ना। तो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के बारे में हम कोई राय कायम करना नहीं चाहते, कम से कम तब तक तो कायम नहीं करना चाहते जब तक कि वो इंसाफ ना करें। और इस दौर में हमारे लिए दो लिटमस टेस्ट हैं बड़े, जी। जिनमें हम देख सकते हैं कि क्या याहिया अफरीदी साहब इंसाफ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। नंबर एक, वो शहीद अरशद शरीफ के मुकदमे में उनकी वालदा की एफआईआर की जो दरखास्त है उसके मुताबिक एफआईआर कटवाएं और इंक्वायरी करवाएं। नंबर दो, ये जो 2024 का इलेक्शन हुआ है फरवरी में, 8 फरवरी को, इस इलेक्शन की गैर जानिबदाराना तहकीकात करवाएं, और इस इलेक्शन में जो मैंडेट अवाम ने जिसको दिया हुकूमत उसके हवाले करें। तो फिर हम ये सोच सकते हैं कि काजी फायद ईसा साहब के बाद जस्टिस याहिया अफरीदी जब तशरीफ लाए हैं तो कोई तब्दीली आई। दैट्स ट्रू। इमरान साहब एक और बात बताएं कि सर आपके खिलाफ और तकरीबन कोई 50 से 60 साथियों के खिलाफ ये पंजाब कॉलेज वाला जो वाकया हुआ, हालांकि मैंने उस दौरान आपके सारे व्लॉग्स देखे हैं, आपने खैर इस तरफ गए ही नहीं थे। उसके बाद सर गुस्सा ज्यादा हुआ है, ये गुस्सा एकदम से ट्रिगर हुआ, बिल्कुल ट्रिगर करके ये चढ़ दौड़ी है पंजाब गवर्नमेंट एक पे। ये गुस्सा क्यों है इतना? हालांकि अगर गवर्नमेंट ये समझ, गुस्सा नहीं है, खौफ है। गुस्सा नहीं है, खौफ है, डरे हुए हैं, बुज़दिल, बहुत ही बुज़दिल बेकार लोग हैं, डरे हुए हैं। मैं आपको बताता हूँ, इनको ना 9 मई के मामले में एस्टेब्लिशमेंट ने इनको एक नया तरीकाकार सिखा दिया है कि जनाब आप करें ये कि वकुआ कोई भी ना हो, रोला डाल के पर्चा दे के बंदे अंदर कर दो। एक जैसे 9 मई के अंदर गेम हुआ है ना, बेशुमार लोग बेगुनाह हैं, वो जेलों में पड़े हैं, उन्होंने किया ही कुछ नहीं, वो सजाएं काट रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं ना जिन्होंने कुछ भी नहीं किया 9 मई में, मेजोरिटी और है वो गिरफ्तार हो गए, पुलिस ने बेशुमार पैसा बना लिया। ऐसा कुछ ही। जिम्मेदारान भी होंगे, जो हाँ। जिम्मेदारान है उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए, लेकिन जो बेगुनाह है उनको फांस लिया ना। इसी तरह अब पंजाब हुकूमत को समझ आ गई है कि एस्टेब्लिशमेंट तो, ये दोनों एक दूसरे की गोद में बैठे हुए हैं, एस्टेब्लिशमेंट और पंजाब हुकूमत मिले हुए हैं। अब उन्हें समझ आ गई है कि पंजाब में बच्चों ने एहतजाज किया, हमारी गलती की वजह से, यानी पंजाब हुकूमत की गलती की वजह से वो एहतजाज ट्रिगर हुआ, बच्चों पे इन्होंने टॉर्चर किया, जुल्म किया, उसके बाद एहतजाज बढ़ता गया। अब जिन लोगों ने उसको रिपोर्ट किया हुआ है ना, उनमें से उन्होंने चुन लिए कि जनाब जो क्रिटिक्स हैं वो कौन कौन है, जो लोग हमारे ऊपर तनकीद करते हैं, तनकीदी आवाजें उन्होंने चुन ली। उन तनकीदी आवाजों को इसकी आड़ में उन्होंने टारगेट किया है। मैं चैलेंज करता हूं, कोई एक पाकिस्तान का जज या कोई एक पाकिस्तान का निजाम इंसाफ के साथ काम करने वाला आदमी मेरा इतना सा साबित कर दे कि किसी जगह पे मैंने चीजों को खराब करने की कोशिश की, किसी एक जगह पे मैंने चीजों को हाथ में लेकर या मुल्क पे आग लगाने की कोशिश की, कोई एक चीज साबित कर दे, मैं ये सहाफत छोड़ता हूं। ये कर ही नहीं पाएंगे। और मैं पहले दिन से एक बात कह रहा हूं कि बेशर्मो और बेहयाओ और बच्चों की बात सुनो, उन्हें डंडे ना मारो, उन्हें रुसवा ना करो। आप क्यों बच्चों को सड़कों पे मार रहे हैं, उनकी बात सुनो, इसकी एक इंक्वायरी करवा लो, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवा लो। मैंने बच्चों को कहा कि यार अपने इदारों को ना तोड़ो बच्चों, ये आपके हैं, आपके छोटे बहन भाइयों ने भी यहाँ पे पढ़ना है, तो ये आपके अपने इदारे हैं, तोड़ फोड़ आप ना करें, आप एहतजाज करें, और ये आपका आईनी और कानूनी हक है। लेकिन इस हुकूमत ने हर चीज को डंडे से निपटने का ये खूना शाम है। एक्चुअली मरियम को प्रॉब्लम जो हुआ था ना, वो एक ट्वीट से हुआ था।
जी। और मुझे पता है वो ट्वीट ने कहाँ तक आग लगाई है। मैंने सिर्फ ये लिख दिया था कि दूध पिलाने से खून पीने तक। खून तो पीने भाई तक। इसमें क्या गलत लिखा? दावे आपके थे कि आप दूध पिलाएंगे, आप बच्चों को सड़कों पे लहूलुहान कर रहे हैं। इज दिस द वे? ये तरीका कार है कि आप माफियाज के साथ मिलकर ऑपरेट करते हैं, और उसके बाद जब बच्चे एहतजाज करते हैं तो बजाय उनकी बात सुनने के आप जाकर खड़े हो जाते हैं ताकतवर अशराफिया के साथ। तो इन बच्चों को डिसोन किया पंजाब हुकूमत ने। और मेरी बात याद रखिएगा, ये जो पंजाब हुकूमत है, ये इस बात का खुमियाजा भुगतेगी। ये आने वाले इंतखाबात में भुगतेगी, आप देखिएगा। ये है? सारे बच्चे, अगर इनके वोट बने हुए तो ये वोट डालने जाएंगे इनके खिलाफ, और अगर ना बने हुए तो ये सारा दिन पोलिंग स्टेशनों पे ड्यूटियां देंगे और लोगों को बोलेंगे कि आप वोट इनको मत डालें। इमरान साहब, इसी के ऊपर मैं कमेंट चाहूंगा। ये मरियम साहब की एक स्टेटमेंट है, मैं पढ़कर आपके सामने रख देता हूं, क्योंकि ये लोग इसके ऊपर भी केस कर दें कि जिसने वो एग्जैक्ट ये पेशन कोई कर रही हूं कि फितना यानी इमरान खान खत्म हो रहा है, ये उन्होंने कहा है बाकायदा से। और इमरान खान साहब की जो बहनें खान साहब से मिली हैं, वो कह रही है इमरान खान साहब को लंगर का खाना खिलाया जा रहा है और खान साहब को उल्टियां लगी हैं। और खान साहब की सेहत के हवाले से यानी ठीक ठाक एक मौजूद है, कंसर्न खासे मौजूद है, उनकी जान को खतरा है। ये एक रियलिटी है। व्हाट्स योर ओपिनियन? यार एक दिन ना उन्होंने कहा था हारून रशीद साहब ने कि कलेजा चबाने वाली औरत। तो मुझे उस वक्त लगा कि यार ज्यादा भारी बात की है, ऐसा नहीं कहना चाहिए था। लेकिन वक्त साबित कर रहा है, और मरियम नवाज ने खुद साबित किया कि हारून रशीद साहब ने उनके बारे में जो कहा वो बहुत सोच समझ के कहा। और शायद हारून रशीद साहब इस खातून को मेरे से ज्यादा बेहतर जानते थे। लेकिन जो इमरान खान की बहनों के साथ किया, जो खवातीन के साथ किया, जो जुल्म और ज्यादती इस खातून ने की है औरतों के साथ, बच्चों के साथ, वो पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं की। जो लोग कहते हैं ना हसीना वाजिद का पाकिस्तानी वर्जन, वो बात बिल्कुल ठीक करते हैं। इमरान खान के साथ जेल में जो सलूक किया जा रहा है, ये पंजाब की हुदूद के अंदर जेल है। और जो कुछ पंजाब की हुकूमत इमरान खान के साथ कर रही है, उस दौर में मुझे अच्छी तरह याद है कि यास्मीन राशिद को फिक्र पड़ी हुई होती थी नवाज शरीफ की। नवाज शरीफ को बेहतरीन इलाज दिया जाता था, जी। अस्पताल के वीवीआईपी रूम्स खाली करवा दिए गए थे। एक सर्विसेज अस्पताल में एक बाथरूम है, उसकी टाइलें मियाँ साहब को पसंद नहीं आई, तो जनाब उसकी टाइलें तब्दील की गई थी। ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ। इसके अलावा मियाँ नवाज शरीफ साहब जब वॉशरूम यूज करते हैं तो उनको, अब ये बात कहने में अजीब लगेगी शायद आपको, लेकिन एक रियलिटी है, तो मैं आज आपको बता देता हूँ। अब मुझे कुछ सरकारी अफसरान का फोन आया, उन्होंने कहा इमरान भाई अजीबोगरीब पंगे में हम फंस गए। मैंने कहा जी किस पंगे में आप फंस गए? और वो हंसते जा रहे थे। मैंने कहा हुआ क्या? उन्होंने कहा जी मियाँ नवाज शरीफ साहब को लंबा मुस्लिम शावर चाहिए होता है। लंबा, अच्छा। यानी नॉर्मली मुस्लिम शावर की एक लंबाई होती है ना, 10 फुट का वो होता है, नॉर्मली उसी को इस्तेमाल करते हैं सब लोग। तो मियाँ साहब का कोई तरीका इस्तेमाल ऐसा होगा कि उनको लंबा मुस्लिम शावर चाहिए होता है। तो वो कहते हैं जी हम लंबा मुस्लिम शावर ढूंढ रहे हैं मार्केटों में, और ये इसका एक ही स्टैंडर्ड है और वही अवेलेबल है। तो मैंने कहा फिर आप क्या करेंगे? कहते जी कोई फैक्ट्री है जो मुस्लिम शावर बनाती है, उनसे हमारी बात हुई है। इसका वो स्पेशल पाइप होता है ना, जी जी जी। उन्होंने कहा जी उनसे हमारी बात हुई है, वो हमें एक स्पेशल पाइप बनाकर दे रहे हैं मुस्लिम शावर का, जो नॉर्मल मुस्लिम शावर से डबल लंबाई का वो पाइप है। तो मियाँ साहब के लिए तो इतनी कोशिश की है इस निजाम ने कि उन्हें मुस्लिम शावर की पहुंच में कोई दिक्कत ना हो और जैसा वो चाहते हैं वैसा उनको मिले। तो हर किस्म की फैसिलिटी मियाँ साहब को दी गई है। और ये यास्मीन राशिद साहिबा की मेहरबानी थी। और आज वो यास्मीन राशिद साहिबा रात को जेल में ऑक्सीजन लगाकर सोती हैं, और नवाज शरीफ को 70,000 की लीड से उन्होंने इलेक्शन हराया हुआ है। और वो यास्मीन राशिद मेडिकल की बुनियाद के ऊपर अस्पताल में दाखिल होने के लिए तैयार नहीं है। वो मजबूती के साथ जेल में अपना वक्त गुजार रही है, और उसी नवाज शरीफ की बेटी यास्मीन राशिद को निशान इबरत बनाना चाहती है। ये जर्फ का फर्क है, खानदान का फर्क है, इंसानियत का फर्क है। ये लोग इस बात को नहीं समझे। इमरान साहब, वन लास्ट क्वेश्चन सर। मैं दो तजिए हैं, उनमें से सिर्फ आप बताइएगा कि किसके करीब आप ज्यादा महसूस करते हैं। हामिद मीर साहब ये कहते हैं कि यूरोपीय यूनियन के ऑफिशियल्स यहां पर मौजूद है जीएसपी स्टेटस के हवाले से, लिहाजा पाकिस्तान ने अलीमा खान साहब बुशरा बीबी की रिहाई जो हुई है वो उस सीक्वेंस में हुई है कि दिखा दें कि हमने जनाब कोई ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं कर रहे। हबीब अकरम साहब ये कहते हैं कि गंडापुर साहब जो यहां पर रात गुजार के गए थे इस्लामाबाद में, असल में ये स्लो स्लो करके उन जख्मों में से
खून रस रहा है और नून लीग को शदीद परेशानी है कि उस रात को असल में कुछ ना कुछ हुआ था, समथिंग हैपन जो उस रात में हुआ है, उसके ये आफ्टर शॉक्स है। आपकी क्या टेक है इस देखिए जी, दोनों के तजजिए से मैं इत्तेफाक नहीं करता। अहमद मीर साहब कह रहे हैं तो ह्यूमन राइट्स की जितनी वायलेशन पाकिस्तान में हो चुकी है, तो क्या वो वफद पाकिस्तान में मौजूद होगा तभी वो देखेगा? ये डिजिटल मीडिया का दौर है। हर वायलेशन जो है वो रिपोर्ट हो जाती है आलमी सतह पे। पाकिस्तान के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा समेत मुतअद्दिद रिपोर्टें मौजूद हैं जो पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खत लिख लिख के पूरी दुनिया को बताया। जो सहाफियों के साथ हो रहा है वो हमने बताया। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि क्योंकि वो पाकिस्तान में मौजूद है जीएसपी प्लस वाले और वो स्टेटस देख रहे हैं। मुझे नहीं लगता इसका इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन ये दो औरतों को छोड़ने की कहानी तो नहीं है ना। जी। फिर तो बेशुमार और बंद है, उनको भी छोड़ दे। इंतजार पंजूता जो है, उनको अगवा किया गया है, जबरी तौर पे लापता किया गया है, उनको भी छोड़ दे। फिर इमरान खान से बड़ा केस तो कोई नहीं है पाकिस्तान में, इमरान खान को भी छोड़ दे। तो ये तासुर दे रहे हैं कि जैसे ये चीजें बैरूनी दबाव पे हो रही हैं। अब हामिद मीर साहब ने ये बात की है, उनके पास कोई इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन ये लॉजिकल नहीं है, मुझे समझ नहीं आती। वो इसलिए कि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां आलमी सतह पर रिकॉग्नाइज है जो पाकिस्तान में हो रही है। और 4 दिन चीजें ठीक करके कोई आप अपना लेपापोती कर भी नहीं सकते। हबीब अकरम साहब की जो बात है वो बात एक लिहाज से मैं उससे इत्तफाक इसलिए करता हूं कि मैंने अली अमीन गंडापुर साहब को ये कहते हुए सुना था कि इमरान खान पब्लिक की ताकत तो एक प्रेशर हो सकती है, लेकिन जब भी बाहर आएगा, अली अमीन गंडापुर साहब को ये लगता था कि उसकी बैकग्राउंड में कोई ना कोई बातचीत जरूर होगी। ठीक अब है। मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब के बारे में अली अमीन गंडापुर साहब ने उस रात भी बातचीत की है। गंडापुर साहब ज़हनी तौर पे यानी आपकी पब्लिक तो ये समझती है ना, इमरान खान भी ये समझते हैं कि एक सर्टन लेवल से जब ऊपर प्रेशर जाएगा तो जो निजाम है वो घुटने टेक देगा। लेकिन गंडापुर साहब क्योंकि इस वक्त इक्तदार में है, तो उन्होंने बहुत सारी चीजें और भी देखनी होती है। तो उन्होंने कमजोरी शो की थी उस रात। लेकिन उस कमजोरी शो करने के पीछे आप ये नहीं कह सकते कि वो इमरान खान से गद्दारी या बगावत कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर इमरान खान का वफादार है। उसने इमरान खान को बाहर लाने का तरीका तब्दील किया है कि मैं बातचीत का कोई रास्ता खोलूं, कोई मैं कोई इस तरह की चीज करूं कि बीच में कोई रास्ता निकले, इमरान खान उनके घर वाले कहीं बाहर आए। यहां तक तो मैं यकीन कर लेता हूं। लेकिन आप मुझे ये बताएं ना कि ये जो खातून है बुशरा बीवी, इनको इतना अरसा अंदर रखने का कोई जवाब था कानूनी? कोई नहीं था सर। इनकी तो 15 दिन जमानत हो जानी चाहिए थी मैक्सिमम। 9 महीने अंदर रखने के बाद अगर छोड़ा है तो ये तो कोई एहसान नहीं किया, और ये कोई बिग अचीवमेंट नहीं है। ये तो बल्कि निजाम को माफी मांगनी चाहिए। और इमरान खान की बहनों को तो उस दिन वहां से गिरफ्तार ही नहीं होना चाहिए था, फिर भी उनको हफ्तों अंदर रख के छोड़ा गया। तो मैं आपको एक मिसाल देता हूं छोटी सी, मैंने कल अपने वीलॉग में दी थी। एक बादशाह है, उसने एक मासूम और बेगुनाह आदमी को कैद कर लिया और रोजाना उसको 100 कोड़े मारता। फिर एक दिन बादशाह को ख्याल आता है कि अवाम मुझे बहुत गालियां दे रही है और मेरा इमेज बहुत गंदा बन रहा है, लिहाजा मैं इसको अब 50 कोड़े मारूंगा रोजाना। तो जैसे ही वो 50 कोड़े मारना शुरू करता है तो बादशाह के वजीर ये कहना शुरू कर देते हैं, देखो कितना बड़ा रिलीफ मिल गया। कई ये कहते हैं देखो मेरी वजह से रिलीफ मिला। कई ये कहते हैं देखो बाहर से खत आया था उस पर रिलीफ मिला। कई ये कहते हैं बादशाह बड़ा रहमदिल है उसने रिलीफ दे दिया। कई ये कहते हैं कि जनाब देखो ये उस बंदे के साथ बादशाह डील कर रहा है, 100 के बजाय 50 कोड़े मार रहा है। कोई ये नहीं कह रहा कि यार उसको तो 1 कोड़ा भी नहीं लगना चाहिए। कोई ये नहीं कह रहा कि यार वो तो बेगुनाह था, उसको आपने कैद में कैसे डाला। कोई ये नहीं कह रहा कि भाई उससे माफी मांग के उसका हक उसे वापस दो। देखिए अगर इमरान खान से ये निजाम माफी मांगे हाथ जोड़ के, और इमरान खान साहब को बाहर लेकर आए इज्जत के साथ, और जिन्होंने इमरान खान साहब के साथ ज्यादती की है उनको जेलों में डाला जाए, और इमरान खान को उसका मैंडेट भी वापस दिया जाए, तो ये भी रिलीफ नहीं है। ये भी इमरान खान का वो हक है जो आईने पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम ने मैंडेट की सूरत में उसे दिया है। सिंपल इज दैट। इमरान खान साहब, इमरान रियाज साहब, इंतजार पंजोता सर, ये एक कहानी बनता जा रहा है और बिल्कुल को 20-22 दिन हो गए हैं, इसके बारे में कोई इतला नहीं है, कोई खबर नहीं है। क्या हासिल करना चाहते हैं? देखिए इंतजार पंजूथा जिस मौके पर अगवा हुए थे वो मौका बहुत इंपॉर्टेंट था। अब जिस आदमी को भी अगवा कर लेते हैं इदारे, वो फिर कोशिश करते हैं कि उसको अपनी शराइत पे छोड़े। ऐसे इंतजार पंजूता को छोड़े और वो बाहर आके शोर मचा दें
कि जनाब मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई है, मुझे फलां फलां एजेंसी उठाकर ले गई थी, यानी मेरे बारे में उन्हें बड़े लंबे अरसे तक यही शक रहा कि ये बाहर निकल कर रोला डाल देगा। और जब मैं बोलने के काबिल नहीं रहा तब उन्होंने मुझे छोड़ दिया। तो अब ये प्रॉब्लम तो रहेगा कि इंतजार पंजूता साहब बाहर आकर क्या कहते हैं। दूसरा, वो सादा आदमी है, सिंपल। वो इमरान खान साहब जो कहते थे बाहर आके बता देते थे, और उनके पास वो रियल इंफॉर्मेशन थी कि इमरान खान साहब ने एहतजाज का पूरा जो एक लाइन ऑफ एक्शन दिया हुआ था वो क्या था। तो उस वक्त पार्टी के अंदर कई लोगों को ये सूट भी नहीं करता था। उस मौका पर इंतजार हुसैन पंजूता साहब का अगवा हो जाना ये टाइमिंग के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट था। अब मेरे ख्याल में इमरान खान साहब से मुलाकातें खुलवा दी गई हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज कल परसों में इंतजार हुसैन पंजूता साहब वापस आ जाएंगे, और अल्लाह करे कि वो खैर वाफियत से वापस आए। उनकी फैमिली उनका इंतजार कर रही है, और वकला को थोड़ी सी गैरत खानी चाहिए कि उनका साथी वकील जो सिर्फ अपने क्लाइंट को जाके मिलता था और लीगल काम कर रहा था, उनके साथी वकील के साथ जो सलूक किया गया, जो जुल्म किया गया, इसके ऊपर वकला तंजीमों को गैरत खानी चाहिए। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मवाज के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।